Today we will read about एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर, चौसर की जो एज थी जो कि 1340 से 1400 ईस्वी तक मानी जाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस एज के जो सिग्निफिकेंट जो मतलब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है या जो इम्पोर्टेंट जो इंसिडेंट इस एज में हुए हैं, सबसे पहले तो 100 ईयर्स वॉर जो कि 1337 में स्टार्ट हो चुका था और वो इस एज में भी चला है। 1453 ईस्वी तक की जो है ये 100 ईयर्स वॉर चला था। एक ब्लैक डेथ हुई थी इस एज में 1348 में 49 में, हालांकि इसके बाद भी काफ़ी टाइम जो है ब्लैक डेथ हुई है। फिर एक था पीजेंट्स रिवोल्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इस एज में हुआ था जो कि 1381 ईस्वी में हुआ था। चौसर जो थे उन्हें द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं 100 ईयर्स वॉर की। तो जो 100 ईयर्स वॉर था वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लड़ा गया था, और जो ये वॉर था इसने बहुत ही जो है नुकसान किया था इंग्लैंड का भी और फ्रांस का भी, जिससे कि जो लिटरेचर था उसमें भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा था इसका। और जो ब्लैक डेथ थी, ये जो एक डेथ थी ये प्लेग से हुई थी, प्लेग से हुई थी जो कि ब्लैक डेथ से फैलता है, तो उससे जो है डेथ हुई थी। और इस ब्लैक डेथ में अराउंड टू 40 to 60% पॉपुलेशन जो है इंग्लैंड की वो मर गई थी, और इंग्लैंड को 200 साल लगे थे इस ब्लैक डेथ से रिकवर होने में। और जो तीसरा इंसिडेंट था वो था पीजेंट का रिवोल्ट। तो इसमें क्या था कि जो रिचर्ड सेकंड जो उस वक्त वहाँ के जो मोनार्क थे, जो वहाँ के किंग थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक थर्ड पोल टैक्स लगा दिया था कि जो भी बंदा 15 साल से ऊपर का होगा उसको 1 शिलिंग देनी होगी टैक्स के रूप में। तो इससे क्या हुआ था कि रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था, पीजेंट्स ने जो रिवोल्ट कर दिया था। और जो वॉट टाइलर थे वो पीजेंट्स के हेड थे, यानी कि वो जो ये जो रिवोल्ट हुआ था इसके जो हेड थे वो थे वॉट टाइलर। अब जो हुआ था कि जब जैसे कि ब्लैक डेथ हुई थी, पीजेंट्स रिवोल्ट हुआ था, 100 ईयर्स और वार 100 ईयर जो वॉर हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि इंग्लैंड की काफ़ी जो जनता थी वो मर गई थी, काफ़ी जो उनके लोग थे वो मर चुके थे। तो क्या हुआ था कि जो प्राइस्ट थे वो भी मर गए थे। तो इससे चर्च में जो है करप्शन बहुत ज़्यादा फैल गया था, क्योंकि जब प्राइस्ट मर गए थे और बहुत से जो लोग हैं वो चले गए थे, तो जो अननाउन लोग थे, जो अनएजुकेटेड लोग थे, यानी कि जिनको कुछ पता भी नहीं था, वो क्या थे, वो प्राइस्ट बन गए चर्च के। और जब वो प्राइस्ट बन गए और उन्हें कुछ आता नहीं था, तो ऑब्वियसली क्या होना था, चर्च में करप्शन होना था। तो चर्च में जो है करप्शन स्टार्ट हो गया। अब जब चर्च में करप्शन स्टार्ट हो गया, इसके खिलाफ जो सबसे पहले आवाज़ उठाई थी वो उठाई थी वाइक्लिफ ने। वाइक्लिफ ने क्या किया था, वाइक्लिफ जो थे उन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। तो रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द करप्शन, उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट जो है अपनी आवाज़ उठाई थी। उन्होंने जो है बाइबल को ट्रांसलेट किया था ताकि जो कॉमन मैन है वो भी इसको पढ़ सके, जो इसमें लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, इसके विचारों को, इनके जो उपदेशों को वो पढ़ सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। उन्होंने ही जो वाइक्लिफ है उन्होंने जो है प्रोटेस्टेंटिज्म का जो है सीड्स जो है उन्होंने बोया था, जो बीज बोया था प्रोटेस्टेंटिज्म का वो वाइक्लिफ ने ही बोया था। और जो वाइक्लिफ के फॉलोअर्स थे, यानी कि जिन्होंने वाइक्लिफ को फॉलो किया था, उनको लोलार्ड्स कहा जाता था। अब बात करते हैं चौसर एज में क्या है। चौसर की जो एज थी, चौसर को जो चौसर थे वो बहुत ही एक ग्रेट पोइट थे, ग्रेट जो राइटर थे, उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। जो उनका करियर था उनको हम 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। उनकी जो राइटिंग्स थी उन्होंने 3 पीरियड्स में अपनी राइटिंग लिखी है। एक है फ्रेंच पीरियड, दूसरा है इटालियन पीरियड और तीसरा है उनका इंग्लिश पीरियड। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच पीरियड की। फ्रेंच पीरियड में जब उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने ट्रांसलेट की थी रोमन डे ला रोज़ा को, रोमन डे ला रोज़ा ये सबसे पहले उन्होंने ट्रांसलेट की थी। फिर उन्होंने एक बुक ऑफ डचेस लिखी थी फ्रेंच में, जो कि एक एलेजी है। एक जो उनका थर्ड जो वर्क था वो था ABC ए प्रेयर टू द वर्जिन, ये एक बहुत ही लॉन्ग पोयम है। इसके बाद उनका आता है इटालियन पीरियड। इटालियन पीरियड में क्या था, क्योंकि जो है वो बहुत जगह घूमते भी थे, उन्होंने बहुत से देशों में विजिट भी किया था। तो जब वो इटली में विजिट किया था उन्होंने, तो वो वहाँ पे जो इटली में बकैशियो, पेट्रार्क और डांते थे, इनसे बहुत ही ज़्यादा ये प्रभावित हुए थे, और इनसे प्रभावित होकर ही इन्होंने कुछ वर्क लिखे, जैसे द हाउस ऑफ फेम उन्होंने लिखा। ये क्या था, एक ड्रीम एलेग्री थी, और ये ऑक्टोसिलेबल कॉपलेट में लिखा गया था। ये एक सैटारिकल पोयम थी। एक वर्क उन्होंने लिखा था द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ये एक ड्रीम विजन था, और ये राइम रॉयल में लिखा गया था। इसमें क्या होता है कि जो नेचर है वो एक ग्रांड पार्लियामेंट बुलाती हैं बर्ड्स की, ताकि वो सेंट वैलेंटाइन डे यानी कि 14 फरवरी को का दिन को सेलिब्रेट कर सके। इसके लिए जो नेचर है वो एक ग्रांड पार्लियामेंट बर्ड्स की बुलाती है। थर्ड जो उनका वर्क था ट्रोलेस एंड क्रेसिडा। ट्रोलेस एंड क्रेसिडा जो है एक एपिक पोयम थी जो कि राइम रोयल में लिखी गई थी, और ये सबसे जो लॉन्गेस्ट उनकी कंप्लीटेड पोयम थी। उन्होंने जो है टोटल 3 पोयम है, लॉन्गेस्ट जो पोयम उन्होंने लिखी थी उसमें से जो उनकी 2 पोयम थी वो अनकम्प्लीट ही थी, बाकी जो ये एक पोयम थी ट्रोलेस एंड क्रेसिडा ये उनकी एक कंप्लीट पोयम थी। जो ये
और इसका जो सीक्वल था वो फिर रॉबर्ट हेनरिसन ने भी लिखा था। रॉबर्ट हेनरिसन ने जो है ट्रोलेस एंड क्रेसिडा का सीक्वल लिखा था, और शायद विलियम शेक्सपियर ने भी ट्रोलेस एंड क्रेसिडा नाम का एक प्ले लिखा था। फिर द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये भी जो है इनकी लॉन्गेस्ट पोएम थी जो कि इनकम्प्लीट थी, और ये सबसे पहली बुक थी इंग्लिश में जो कि हीरोइक कपलेट में लिखी गई थी। द लीजेंड ऑफ गुड वुमन, ये क्या थी, ये सबसे पहली बुक थी जो हीरोइक कपलेट में लिखी गई थी, और लेकिन ये भी एक इनकम्प्लीट पोएम थी। जैसा कि ऊपर बताया था कि 3 पोएम उन्होंने लिखी है लॉन्गेस्ट, जिसमें से 2 इनकम्प्लीट है और केवल एक ही पोएम कंप्लीट है, और वो पोएम है ट्रोलेस एंड क्रेसिडा। अब बात करते हैं उनके इंग्लिश पीरियड की। इंग्लिश पीरियड का सबसे जो ग्रेट वर्क है द कैंटरब्यूरी टेल्स, ये उनका सबसे ज़्यादा जो नॉन वर्क और सबसे ज़्यादा ग्रेट वर्क उनका ये माना जाता है। द इम्पोर्टेंट बुक ऑफ चौसर्स वाज रिटन इन दिस पीरियड, इट हैज़ 30 पिलग्रिम्स। इसमें क्या थे, इसमें 30 जो है वो पिलग्रिम्स थे। चौसर जो क्या थे, वो 124 टेल्स इसमें लिखना चाहते थे, लेकिन वो केवल 24 ही टेल लिख पाए। और 24 टेल्स में जो है 2 टेल्स वो प्रोज में है। कौन कौन सी, द टेल ऑफ मेलेबी और द पर्सन्स टेल। ये जो 2 टेल है ये उनकी प्रोज में है, बाकी सब उन्होंने पोइट्री में लिखी थी, पोएम्स में लिखी थी। ओनली केवल ये 2 टेल ही उनकी प्रोज में है। तो ये भी एक इनकी इनकम्प्लीट पोएम थी। लॉन्गेस्ट पोएम में जो उनकी 3 लॉन्गेस्ट पोएम आती है, ट्रोलेस एंड क्रेसिडा, द लीजेंड ऑफ गुड वुमन और द कैंटरब्यूरी टेल्स, इसमें केवल ट्रोलेस एंड क्रेसिडा ही कंप्लीट है, बाकी ये दोनों इनकम्प्लीट है। अब उनकी कुछ बातें करते हैं। द लीजेंड ऑफ गुड वुमन जो है उन्होंने हीरोइक कपलेट में लिखी थी। प्रोलॉग्स एंड कंट्रीब्यूरी टेल्स, ये भी उन्होंने हीरोइक कपलेट में लिखी थी। बुक ऑफ डचेस उन्होंने ओटावा रीमा में लिखी थी, और ट्रोलेस एंड क्रेसिडा उन्होंने राइम रॉयल में लिखी थी। और जो चौसर थे उन्होंने 3 राज्यों को देखा है, यानी कि 3 राजाओं का उन्होंने राज्य देखा है। जब उनका जन्म हुआ था तो एडवर्ड III थे, एडवर्ड III के दौरान उनका जन्म हुआ था। जब उन्होंने काम किया तो रिचर्ड II थे, और जब उनकी डेथ हुई तो हेनरी IV राजा थे। तो उन्होंने 3 राजाओं के समय में कार्य किया है, एडवर्ड III, रिचर्ड II और हेनरी IV। चौसर को बहुत से नामों से पुकारा जाता है, क्योंकि चौसर को एक ग्रेट पोएट भी माना जाता है। तो ये जो है मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी चौसर को कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी चौसर को कहा जाता है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने चौसर को कहा था कि चौसर लैक हाई सीरियसनेस, और चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ये जो है 2 चीज़ें मैथ्यू आर्नोल्ड ने चौसर के लिए कही थी। अब जो इस पीरियड में जो कुछ घटनाएं हुई थी, जैसे इंग्लिश बिकेम लैंग्वेज ऑफ कोर्ट 1362 में जो है इंग्लिश वो कोर्ट की लैंग्वेज बनी थी। और पार्लियामेंट की जो बिकम लैंग्वेज थी, जो मतलब पार्लियामेंट की जो इंग्लिश लैंग्वेज बनी थी वो 1363 ईस्वी में बनी थी। और इंग्लिश बिकम लैंग्वेज ऑफ स्कूलों में जो इंग्लिश को लैंग्वेज बनाया गया वो 1386 ईस्वी में बनाया गया। क्योंकि इससे पहले क्या था कि इससे पहले जब नॉर्मन्स आए थे तो पूरे जो इंग्लैंड में है जो फ्रेंच भाषा थी, फ्रेंच लैंग्वेज थी, वो पॉपुलर हो रही थी। लेकिन चौसर ने टाइम क्या हुआ कि इंग्लिश लाइमलाइट पे आने लगी थी। तो इंग्लिश जो है कोर्ट की भाषा बनी थी 1362 में, पार्लियामेंट की 1363 में, और स्कूल की 1386 ईस्वी में।